everyone, I am Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. सो कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम बीएमएस सेकेंड ईयर के प्रॉफ के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए ताकि प्रॉफ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने सोचा इसी पे एक वीडियो बना लेते हैं अच्छे से, जिसमें आपको मैं चीज़ें बता पाऊँ। एक चीज़ मैं बताऊँ सबसे पहले कि जो हर बच्चे की स्ट्रैटेजी होती है वो हर एग्जामिनेशन के लिए सेम ही होती है। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इवन मेरे 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए भी सेम ही थी। ठीक है, और मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी वर्क की तो मैंने उसको हमेशा अप्लाई किया। तो ऐसा हो सकता है जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके साथ वर्क करे, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रैटेजी मेरे साथ काम नहीं कर रही है तो आप और भी यूट्यूबर्स हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, आप उनकी देख सकते हैं। तो आपके ऊपर जो स्ट्रैटेजी मतलब अच्छे लगे, जो आपको लगे कि हाँ मेरे लिए ये ज़्यादा काम करिए, आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से सेम रही है, हमेशा अपने सिलेबस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया मैंने। जो सिलेबस है उस पर ही मैं स्टिक करके रही हूँ, और एग्जामिनेशन टाइम पे तो मैं स्पेशली ये ध्यान रखती थी कि मेरे सिलेबस से ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, टू द पॉइंट मुझे सिलेबस को कवर करना है। अब मैं सेकेंड ईयर से रिलेटेड एक अपनी छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ जल्दी से, शॉर्ट में। तो पहली चीज़ कि मैंने बीएमएस छोड़ दिया था अपने सेकेंड ईयर में। ठीक, मेरे फादर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, तब मैंने दोबारा सेकेंड ईयर स्टार्ट किया अपना बीएमएस का। तो मैंने अपने कॉलेज से शर्त पे स्टार्ट किया था कि मैं अपने बैच के साथ थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स दूंगी और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स मैं सप्लीमेंट्री में दे दूंगी। तो मैंने प्रिपरेशन अपनी थर्ड ईयर की ही स्टार्ट कर रखी थी। बट क्या हुआ कि किसी भी रीज़न से मैं थर्ड ईयर का मेरा फॉर्म नहीं फिल हो पाया। मेरा फॉर्म फिल हुआ सेकेंड ईयर का, और मुझे अराउंड 15 या 20 डेज पहले ये पता चला कि मुझे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे पास कोई बुक भी नहीं थी सेकेंड ईयर की। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर में जब आप जाते हो तो 6 मंथ तक या 3 मंथ 4 मंथ तक तो बुक्स ही नहीं लेते हैं बच्चे। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने भी नहीं लिया हुआ था। मेरा सारा काम अपनी लाइब्रेरी से चल जाता था। क्लास में जो हमारे फैकल्टी थी वो हमें नोट्स बनवाती थी, मतलब हमें बहुत अच्छे से डिक्टेट नोट्स करती थी, और मुझे सीनियर्स की बुक्स से काम चल जाता। तो मैंने 3-4 महीने तक तो बुक्स ही नहीं ली थी। जब मुझे पता चला कि मुझे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने, मेरे पास कोई भी बुक नहीं थी। बट बस मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से यही बोला कि मम्मी, मतलब मेरी मम्मी आई थी मेरे पास, तो मैंने मम्मी से ये बोला कि मम्मी मैं कैसे करूँगी 15 दिन में ये सारी चीज़ें। मम्मी ने मुझसे सिर्फ इतना बोला था कि कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करो, अगर बैक आएगी तो उसको फिर से पेपर दे देना। बस सिर्फ मम्मी ने इतना मुझे सपोर्ट कर दिया कि कोई बात नहीं, अगर जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मम्मी सपोर्ट कर लेंगे, हो जाएगा। उस एक इतनी छोटी सी चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने अपने 15 दिन का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाने दिया। मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपने किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बट मैं कभी आपसे डिस्कस करूंगी कि मेरा रिजल्ट किस तरीके से था सेकेंड ईयर का। आज सिर्फ मोटिवेट वाली बात करते हैं कि मैंने तब इतनी हिम्मत तो दिखाई पेरेंट्स के सपोर्ट से कि नहीं मैं पेपर दूंगी, वरना मेरा मन ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं दे पाऊंगी पेपर, मैं 15 दिन में पढ़ के पेपर नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास एक भी बुक नहीं है। देन मैंने क्या किया, मैंने अपना सिलेबस निकलवाया सबसे पहले। ठीक है, सेकेंड ईयर का सिलेबस मैं दिखा देती हूँ। ये है हमारा सेकेंड ईयर का सिलेबस सीसीआईएम के अकॉर्डिंगली। मैंने इसकी निकलवाया, ऑनलाइन पूरा प्रिंट आउट करवाया। उसके बाद मैंने जब सिलेबस देखना स्टार्ट किया तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग के डेज जो मैंने क्लासेस अटेंड की थी अपने सेकेंड ईयर में, तो मेरे पास कुछ नोट्स अवेलेबल थे। ठीक है, जैसे बैसेज कल्पना रसशास्त्र के नोट्स हमारे सर कराते थे, तो वो सारे नोट्स मेरे पास थे। कई सारे हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी सर लोग करवाते थे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे पेपर्स भी मेरे पास थे। जैसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, ठीक है, बैसेज कल्पना के फॉर्मुलेशंस क्या हैं, और जैसे हमारे यंत्र हैं। तो ये सारे हमने जब क्लासेस अटेंड की थी तभी की सारी चीज़ें थी जो मेरे एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आई। बैसेज कल्पना के भी नोट्स मेरे पास थे। बट उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब में ना लोग वीडियोस भी बना के डालते हैं बीएमएस की, क्योंकि हमें कभी ज़रूरत ही नहीं हुई। क्लासेस सारी होती थी, सारे नोट्स बनते थे, सारी बुक्स होती थी, सारे टीचर्स गाइड करते थे, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी यूट्यूब पे जाकर किसी भी वीडियो को सर्च करने की। बट दैट इज़ द पॉइंट कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी पहली बार, जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, और आप बिलीव नहीं करोगे यूट्यूब में हर एक टॉपिक का वीडियो है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ टॉपिक का नाम डालना स्टार्ट किया, और मेरे पास ये सारे नोट्स सेकेंड ईयर के बने हुए हैं। ठीक है,
कुछ चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम से नोट्स किए, तो मैंने जो भी मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे टॉपिक्स कवर करूं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि टेलीग्राम जाओ। तब तक मैं टेलीग्राम के बारे में भी नहीं जानती थी, ये बहुत समय पहले की बात है, ठीक है, अराउंड 3 या 4 ईयर्स बैक की बात है ये। तो मुझे बोला कि टेलीग्राम जाओ, तो मैं टेलीग्राम पे गई। टेलीग्राम पे मैंने रोग निदान डाला, रोग निदान के मैंने टॉपिक्स डाले और मेरे पास सारे नोट्स निकल के आ गए। मैंने सबकी फोटो प्रिंट करवा लिए, सबको मैंने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो मेरे पास जो नोट्स हैं मैं बता दे रही हूँ किनके हैं। विवेक कुमार तिवारी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, IMS BHU। बहुत अच्छे नोट्स, मतलब मुझे किसी भी बुक की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इसी से पूरा प्रिपेयर किया, इसी से अपना प्रूफ किया और मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे रोग निदान में, 72 मार्क्स थे मेरे। द्रव्य गुण के मैंने सारे बनाए। उसके बाद बाकी जो स्वस्वित और अगत तंत्र है जो एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंगली सेकेंड ईयर में, हमारे में थर्ड ईयर में था, वो मैंने पढ़ के ही किया हुआ है। उसकी बुक्स वगैरह सब कुछ मेरे पास थी, बट स्पेशली CCIM के अकॉर्डिंगली सेकेंड ईयर की बुक्स मेरे पास थी। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीज़ों को कवर किया था। तो इससे मोटिवेशन थोड़ी तो मिली होगी आप लोगों को कि सब्जेक्ट्स टॉपिक कवर करना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। आपको बस प्रिपेयर अच्छे से करना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, इस जो मैं इसके आगे पूरी डिटेल में आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया और मैंने अपने प्रॉफ को क्लियर किया, वो भी कायदे से। मैंने तो सिर्फ 15 डेज में किया था, बट आपके लिए ये 1 मंथ का पूरा मैं बना के दूंगी। और आपने पहले भी प्रिपेयर किया होगा, सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। मैंने 6 मंथ तो मेरा बिल्कुल ही माइनस गया था, मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था IBMS को लेके। पास था एक छोटा सा बेबी जिसकी केयर में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मेरा तो 6 मंथ बिल्कुल ही माइनस चला गया था। बिल्कुल भी मैंने BMS से कुछ भी नहीं पढ़ा था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपकी अपनी स्टडी में ही होंगे, तो आपको तो बहुत ही कम प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो चलो वीडियो को देख लेना और पूरा एंड तक देखना, ठीक है। अगर बीच में छोड़ोगे तो आपका सोचना टॉपिक मिस हो जाएगा, तो पूरा वीडियो एंड। तो सबसे पहले हम BMS सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं BMS सेकेंड ईयर में। तो अकॉर्डिंग टू NCISM, द्रव्यगुण, रसशास्त्र एवं बैसेज कल्पना, संवेदा, स्वस्वित, अगतंत्र एवं रोग निदान, ठीक है। तो पहले जब हम CCIM में थे तब 12 मंथ्स का प्रॉफ रहता था, तो हमारे पास सब्जेक्ट्स है द्रव्यगुण, रसशास्त्र एवं बैसेज कल्पना, संवेदा पूर्वाध वाला पोर्शन और रोग निदान, ठीक है। और अगतंत्र और स्वस्वित हमारे थर्ड ईयर में होता था। तो आप देख लेना आपका किस अकॉर्डिंगली सिलेबस है, उस अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी प्रॉफ के लिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी हमेशा सारे प्रॉफ के लिए सेम ही होती है, बट आपको कुछ चीज़ें बस चेंज करनी होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी प्रॉफ के लिए और सेकेंड ईयर के लिए भी, स्पेशली सेकेंड ईयर के लिए, तो मैं बोलूँगी कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस से बाहर मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि कुछ भी नहीं आता है। अगर आपने सिलेबस के हर एक पॉइंट को कवर किया है, समझ लीजिए आप डन है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चलता है कि पैटर्न किस तरीके का है एग्जाम का, ठीक है, किस पोर्शन को कितना ज़्यादा फोकस करता है एग्जामिनेशन, तो आपको उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है, ठीक। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको एक स्ट्रैटेजी है जो मेरी रहती थी हमेशा एग्जाम टाइम पे, कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका किस तरीके का रहेगा। अगर कोई टॉपिक है जो आपको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया, आप उसको कई बार पढ़ो, रिपीट करते रहो जब तक आपको समझ नहीं आए। और मैं आपसे बोल रही हूँ, आप उस टॉपिक को 4 से 5 बार पढ़ लोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद चीज़ों को लिख लिख के देखा करो। अगर आपने किसी टॉपिक को कवर किया, उसको आप 20 मार्क्स में लिख भी पा रहे हो इतना कंटेंट कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी आंसर को लर्न करो, उसको किसी भी टॉपिक को लर्न करो, समझो, एक बार लिख के ज़रूर देख लो। उसके बाद लास्ट है आपका रिवाइज। हर टॉपिक आपका जो भी कवर करते जाओगे ना, उसको रिवाइज ज़रूर कर लिया करो। एक बार नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस वाला जो टॉपिक आपने कवर किया उसको रिवाइज कर लो। तो ये मेरी हमेशा थ्योरी रही है एग्जामिनेशन के लिए। तो ये मेरा R³ है, तो आप इसको कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है एग्जामिनेशन टाइम पे। उसके बाद आपका आता है श्लोक वाला पोर्शन। तो मैं यही सलाह दूंगी, तो जितने भी शॉर्ट वाले श्लोक हैं ना, छोटे वाले श्लोक हैं, वो सारे कवर करो एग्जाम टाइम पे। बड़े वाले श्लोक मत रिवाइज करो या फिर पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपको नहीं याद होंगे, और याद भी हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम टाइम पे। और आप जितना समय एक श्लोक को याद करने में दोगे, उतने में आप एक टॉपिक कवर कर लोगे, ठीक है। श्लोक के मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में, बट ऐसा नहीं है कि आपने श्लोक लिख दिया और कंटेंट कुछ भी डाला हुआ है और आपको नंबर मिल जाएंगे। नहीं, आपका कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है कंपैरेटिवली श्लोक के, ठीक है। तो आप शॉर्ट श्लोक भी अगर अपने आंसर में डालोगे तब भी आपको इफेक्टिव रहेगी आंसर, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे सब्जेक्ट को लूँगी तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, यही वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। अगर आप चाहो तो मुझे फिर कमेंट कर देना या मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना आप मुझे, तो मैं वहाँ से सारे सब्जेक्ट का इस तरीके से परफॉर्म बना दूँगी, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी अगर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 1-1.5 महीने में, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, जैसे भी समझ में आ रहा है। अभी मतलब वेट नहीं करना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे एक ऐसा प्रेशर रहता है ना हमारे दिमाग में कि ऑटोमेटिकली दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, इतनी जल्दी चीज़ें लर्न होने लगती हैं, इतनी जल्दी टॉपिक कवर होते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। एग्जाम का जो फेयर होता है ना, वो बहुत अच्छे से तैयारी कराता है आपकी, ठीक है। तो जब हम लोग देखते हैं द्रव्यगुण सब्जेक्ट को, तो हमारे पास 2 पेपर हैं द्रव्यगुण के, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ, द्रव्यगुण के 2 पेपर होते हैं, रसशास्त्र एवं वैशेष कल्पना के 2 पेपर होते हैं, संहिता का 1 पेपर होगा, स्वस्वित के 2 पेपर होंगे, अगस्त तंत्र का 1 ही पेपर होगा, रोग निदान के 2 पेपर होंगे, ठीक है। तो द्रव्यगुण के आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 की जब आप बात करोगे तो यहाँ पर 2 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पेपर 2 को जब आप देखोगे तो पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है। दोनों ही इक्वल वेटेज में है, बट टॉपिक किस में ज़्यादा है? पार्ट ए में टॉपिक ज़्यादा है। पार्ट बी में कितने टॉपिक हैं? सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो टोटल आप करोगे तो कितना है? 18 टॉपिक्स। अब आपके पास अगर 30 डे का भी मार्जिन है, एक एक टॉपिक भी लेके चलोगे ना दोनों पोर्शन से, तो भी आप ये समझ लो कि आपका टॉपिक 1 मंथ में सारा का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पेपर 2 में देखोगे, 2 पोर्शन है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 70 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका 30 मार्क्स का है। तो जब आप फर्स्ट टॉपिक को देखोगे ना, उसमें बहुत सारे प्लान्स दे रखे हैं, ठीक है तो वो एक ही टॉपिक, बट इतने प्लान्स हैं। आपको सिलेबस दिखा दे रही हूँ मैं। जब आप सेकंड पेपर में देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें इतने सारे प्लान्स दिए हुए हैं जिनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप खुद देखो 70 मार्क्स का ये दिया हुआ है, उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो आपका 30 मार्क्स का दिया हुआ, तो ये पोर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, ठीक है। तो जो आपका पार्ट ए वाला पोर्शन हुआ वो आपका कितने मार्क्स का है? 70 का है। दूसरा वाला पोर्शन 30 मार्क्स का है, ठीक है। अब आप एक चीज़ को समझना, आपको क्या करना है, जो आपका प्लांट वाला पोर्शन है, आपको एक दिन में सिर्फ 5 प्लांट्स पढ़ने हैं, और उनको अच्छे से पढ़ना है। मतलब 5 पढ़ने हैं बट अच्छे से पढ़ने हैं। जब आप 30 दिन में हर दिन 5 प्लांट्स पढ़ोगे तो आपके 150 प्लांट्स रेडी हैं, वो भी बहुत ही अच्छे रिवाइज के साथ, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, ओके। नेक्स्ट जो आपका मैं एक छोटी सी टिप दूंगी, पता नहीं लोग इस चीज़ को काफ़ी स्किप कर देते हैं, जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, जो 30 मार्क्स का है, इसको बहुत ईजी ले लेते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली इसको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये 15 मार्क्स का अराउंड होगा, बट जो ये वाला पोर्शन है ये 10 मार्क्स का है, और 5 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन है। इसमें आपको कितने टॉपिक तैयार करने हैं? कस्तूरी, गोरचना और मृगशिंगा, ठीक है। इसमें आपको क्या याद करना है? वर्ग याद करने हैं, और ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं अष्टांग में। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, और अगर आपको जल वर्ग में कितने वर्ग आते हो उतना भी याद है ना, उसके बाद आप डिस्क्राइब कर दोगे, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 से 3.5 या 4 तो मिल ही जाएगा, ठीक। ये वाला टॉपिक है, आप 10 मार्क्स का अच्छे से करोगे, ड्राइंग वगैरह बना के आपको आराम से 8 8.5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसको दिखाती भी हूँ मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ था। आप ये देखो, मैंने कस्तूरी, उसका लैटिन नेम क्या है, संस्कृत नेम क्या है, और प्राप्ति स्थान क्या है, ठीक है। मतलब कहाँ से वो मिलता है, 7 से 8 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हिमालय होती है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये पोर्शन देखिए पूरा तैयार कर रखा हुआ। उसका रस पंचक क्या है, इतना। अगर ये 10 मार्क्स में आएगा, इंपॉर्टेंट, अगर आपने इतना मटेरियल भी लिख दिया है ना, एग्जामिनर को पता है कि आपको एक क्वेश्चन आता है, उसके बाद आपका 10 मार्क्स का पोर्शन यहाँ से रेडी हो जाएगा, ठीक है। सेम गोरचना, उसको भी मैंने इस तरीके से लिख रखा है कि उसका दोष कर्म क्या है, विपाक क्या है, ठीक है, कर्म क्या है, प्रयोग क्या है। मृगशिंग, ये हमारे यहाँ टाइम पे क्वेश्चन आया था, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये डायग्राम वगैरह सब कुछ बनाया था इसमें, और पूरा शेड वगैरह करके, क्योंकि जब आप डायग्राम वगैरह बनाते हो ना, एग्जामिनर की नज़रों में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कॉपी पे। तो ड्राइंग वगैरह बनाया करो एग्जाम में, ठीक है। फार्माकोलॉजी देखिए, मैं अपने नोट्स के ऊपर ही लिख देती थी कितने मार्क्स का पोर्शन है, 30 मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंगली मुझे ड्रग्स वगैरह लिखने हैं, ठीक है। ब्रेक कर करके एनेस्थेसिया, इस स्टेट कंट्रोल, टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस। तो इस तरीके से आपको मतलब टू द पॉइंट अपने नोट्स बना लेने हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको अपना डे किस तरीके से प्लान करना है, ठीक है। 1 मंथ के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए, अब 1 मंथ ही रह गया आपके एग्ज़ाम को, तो आप एक चीज़ समझ लो कि आपको बिल्कुल जी जान लगा देनी है, ठीक है। और ये प्रेशर इतना रहता भी है कि बच्चा, आप इतना प्रिपरेशन कर लोगे ना कि आपको खुद भी नहीं पता कि आपके अंदर इतना स्टैमिना है पढ़ने का, ठीक है।
सबसे पहले मैं बोलूँगी मॉर्निंग में जब भी उठो अपना, जब भी टाइम हो 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, सबसे पहले जो लर्निंग वाला पोर्शन है उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। जैसे कि द्रव्यगुण, रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना। तो द्रव्यगुण में आपके सारे प्लांट्स, जैसे कि मैंने मॉर्निंग के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे जो कि कुछ इस तरीके से हैं, इनको लर्न करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये मैंने खुद बनाए थे, मतलब उस जैसे किसी भी, जैसे अग्निमंथ है उसकी फैमिली क्या है, लैटिन नेम क्या है, पर्याय क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, उसका गुण क्या है, प्रयोग क्या है, और जो ट्रिक्स भी है वो मैंने अपने हिसाब से बना ली, ठीक है। किसी और की ट्रिक्स जब तक याद करोगे, अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स बनाओगे, खुद ही अपने मात ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे मेरा नाम प्रेरणा है तो मैंने इस पर थोड़ा फोकस कर लिया, वी प्रेरणा, विक्ट्री, तो वीपी मैंने बना ली इसकी, ठीक है। तो वी से क्या है वर्बियसी, पी से क्या है प्रेमना मिक्रोनाटा म्यूको, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी मैंने अपनी ट्रिक बना ली थी, तो ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने अपने मॉर्निंग के लिए नोट्स बनाए थे कि मैं, ताकि मेरा स्ट्रांग होता जाए। और कुछ चीज़ें मैंने ना देखो पिक्चर्स वगैरह भी लगा दी थी ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन और एनर्जेटिक फील करे इसको पढ़ने में। प्लांट्स की पिक्चर्स वगैरह बना ली थी ताकि मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊँ टॉपिक्स को। तो इस तरीके से कुछ आपको अपने नोट्स को रोज़ रिवाइज करना है, प्लांट्स वाले पोर्शन को, मेडिसिन वाले प्लांट्स जो हैं वो। उसके बाद जैसे रसशास्त्र में आपके महारस हैं, उपरस हैं, धातु हैं, इनके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि एक बार याद करने से आप पेपर में लिख दोगे तो नॉट पॉसिबल, इतने सारे नाम आप नहीं याद कर पाओगे एक दिन पहले। जब ये कई बार आपकी ज़बान से निकले होंगे तब आप फाइनली एग्जाम में अच्छे से इनको प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक संस्कृत का है जो मुझे ऐड करना चाहिए मॉर्निंग के लर्निंग में, आप वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आपको 1 to 1.5 आवर्स आपको अपने द्रव्यगुण सब्जेक्ट को देना है। 1 से 1.5 आपको रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना को देना है। 1 से 1.5 आपको संस्कृत देना है, क्योंकि इन सभी के 2-2 पेपर होने हैं, ठीक है। इसलिए इन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा देना, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आए तो पूरे सब्जेक्ट में ही बैक लगेगी। ऐसा नहीं है कि एक में पास हो और एक में फेल हो, तो एक में पास हो और एक में फेल हो ना, आपको पूरा ही सब्जेक्ट में आपका बैक आएगा, ठीक है। इसलिए 2-2 सब्जेक्ट्स के वाले पेपर पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना, ठीक है। रोग निदान के भी 2 ही पेपर होते हैं, बट रोग निदान सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को, सभी लोगों को पसंद भी होता है, बहुत ईजी भी होता है, अंडरस्टैंड के लिए पर्पज से भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें सब समझ में आ जाती हैं। कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने अपने फर्स्ट ईयर में अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे नीट की पढ़े हुए होते हैं, तो इसलिए मुझे रोग निदान सही लगता है। बाकी आप लोग अपनी जो, मतलब जिसको जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसको ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से जो है वो मैं ये बता दे रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी टफ लगे या जो जिसका वेटेज आपको ज़्यादा लग रहा है उसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1 आवर संहिता को देना है, संहिता को। तो हमारे टाइम पे तो पूर्वाध था, अब उत्तराध है, ठीक है। तो उत्तराध में ज़्यादातर डिसीजेस का वर्णन है, तो डिसीजेस को पढ़ने के लिए मैं इंस्टाग्राम पे नाइजिंग मेडवेदा जो मेरी आईडी है उस पर मैं नोट्स भी अवेलेबल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे फाइनल ईयर में काय चिकित्सा में कई सारे डिसीज़ का वर्णन किया गया है, जिसके नोट्स हमने चरक संहिता से भी लिए हैं। तो आप वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, सारी डिसीजेस का वर्णन मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से किया हुआ है और बहुत शॉर्ट में किया है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है। रोग निदान मैंने बता दिया। 1 आवर आपको अगत तंत्र के लिए देना। अगत तंत्र भी बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है, आप अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे बहुत जल्दी टॉपिक्स इसके कवर होते जाएंगे। अगत तंत्र में बी वाला जो एक पोर्शन है उसमें सारे के सारे मेडिको लीगल चीज़ें बातें लिखी हुई हैं, बर्न की कितने डिग्रीज होते हैं और सिनकोप क्या होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जिनको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इन सबको पढ़ने में ना बीच बीच में ब्रेक ज़रूर ले लेना, क्योंकि ब्रेक बहुत मैंडेटरी है आपकी पढ़ाई के लिए। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे ना तो आपको सारी चीज़ें हौच पौच सी हो जाएंगी, इसलिए ब्रेक ले लेके पढ़ना है और प्रोडक्टिव पढ़ना है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे टाइम पे जैसा मैंने आपको बताया ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे ऑन द स्पॉट कुछ दिन पहले, मतलब अराउंड 15 या 20 डेज पहले मुझे पता चला था कि मुझे अपना एग्जाम देना है सेकंड ईयर का, जबकि मैं प्रिपेयर कर रही थी थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। तो मेरे पास बुक्स भी नहीं थी सेकंड ईयर की। सो सिलेबस को आपको क्या करना, कहीं मतलब किसी से कुछ नहीं पूछना है ना। एक वो टाइम भी बहुत टफ होता है जब लोग आपको सही सलाह नहीं देते हैं, है ना। आप 10 लोगों से कुछ चीज़ें पूछोगे, उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको सही सलाह देंगे कि आप किस तरीके से पढ़ो। आपको क्या करना है, आपके पास बुक्स हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं है किसी सब्जेक्ट की बुक, सीधे टॉपिक को उठाओ और अपने यूट्यूब पे डाल लो और जो वीडियो पसंद आए उसको देखना स्टार्ट करो। तो मैंने कुछ अपने नोट्स वीडियोस से ही बनाए थे। अब आप देखोगे, एक टॉपिक का मैंने जिक्र किया ना, फर्स्ट टॉपिक आपको एक दिन में कवर करना है उसका। तो द्रव्यगुण शास्त्र एवं उसकी परिभाषा, लक्षण, सप्त पदार्थ, द्रव्यगुण के, उसके बाद रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव और कर्म। अगर आप द्रव्य गुण शास्त्र की यहाँ पर देखिए, मैंने परिभाषा किस तरीके से नोट्स बनाए हुए थे। द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा, द्रव्य
जिसके आश्रय में गुण एवं कर्म समावेश संबंध से हैं उसे द्रव्य कहते हैं। गुण की परिभाषा क्या है, उसके बाद द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा क्या है, द्रव्य के लक्षण क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके कर्म के क्या लक्षण है, उसके बाद आपके जो श्लोक्स भी हैं, देखो मैंने शॉर्ट वाले श्लोक सारे कवर किए हैं, क्योंकि लॉन्ग नहीं होगा यार। एग्जाम के टाइम पे बच्चे इतना सारा सिलेबस रहता है, लॉन्ग श्लोक्स किसी को कवर नहीं कर पाते। जो बच्चे पहले से प्रिपेयर करते हैं उन्हीं का ही लॉन्ग श्लोक्स प्रिपेयर रहते हैं। तो अगर आपके लॉन्ग श्लोक प्रिपेयर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बस छोटे छोटे श्लोक सारे याद करो आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपका जो रस वाला टॉपिक है वो सारा कि रस के लक्षण क्या है, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे डायग्राम्स भी बना लो। एग्जाम्स में भी ना डायग्राम बनाया करो, कॉपी में बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है, ठीक है। गुण के लक्षण हो गए, वीर के लक्षण हो गए, विपाक के लक्षण हो गए, प्रभाव के लक्षण हो गए, कर्म के लक्षण हो गए। आपका क्या हो गया, ये जो वन टॉपिक है, कि आपका क्या हुआ, कवर हो गया, ठीक है। क्या इसको इतने चीज़ों को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, हाफ एन आवर? ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो इन सारी चीज़ों को, हम पढ़ के ही रहते हैं पूरे साल, चीज़ों को रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं। अब क्या करना है, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है। और मैं कह रही हूँ अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना और आप इसको सही से पढ़ लोगे, मैं आपसे गारंटी कह रही हूँ आपका प्रॉफ क्लियर हो जाएगा। इतना भी पढ़ लोगे और अपनी कॉपी में आंसर लिख दोगे। अगर ये क्वेश्चन 10 to 15 या 20 मार्क्स में आता है, इतना कंटेंट काफ़ी है आपके आंसर के लिए। और ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको पूरा एलेबरेट कर सकते हो, अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब है सेकंड टॉपिक, मतलब द्रव्य। क्या पूछा गया है, द्रव्य की डेरिवेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, पंचभौतिक तत्व क्या है। इसमें आप देखो, द्रव्य की निरुक्ति क्या है, द्रव्य का लक्षण क्या है, पंचभौतिक निष्पत्ति क्या है, उसकी पूरा लिखा हुआ है मैंने अच्छे से। द्रव्य का मौलिक वर्गीकरण क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है ना क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, तो मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से कुछ आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अगर नोट्स आपके पास पहले से बने हुए हैं तो वेल एंड गुड है, वरना यूट्यूब पे जाओ, टॉपिक डालो, वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, कल जब आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओगे ना, पहले फर्स्ट टॉपिक को रिवाइज कर लो, ठीक है। रिवाइज करना इतना इम्पॉर्टेंट है ना आपके लिए कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना कि आपको लगेगा मैं पूरा एग्ज़ाम पेपर अच्छे से कर लूँगा। इसलिए रिवीजन करना मत भूलना, ठीक। अब मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि मैंने पूरे टॉपिक्स पढ़ लिए, सबके नोट्स अच्छे से बना लिए, उसके बाद क्या करो ना, एक पेपर लो जिसमें से बस सिर्फ श्लोक लिखो। जैसे द्रव्य के लक्षण के श्लोक लिख लिया आपने, नियुक्ति का लिख लिया, एक पेज में गुड, सिर्फ श्लोक लिखो, ताकि आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। इसमें सारे जितने भी हमारे वीर, विपाक, प्रभाव, कर्म, सबके श्लोक मैंने लिख रखे हैं। उसके बाद धन्वंतरी निगड्ढू ने किस तरीके से वर्गीकरण किया है वो लिखा हुआ है, राज निगड्ढू ने किस तरीके से वर्गीकरण किया है वो लिखा हुआ है, रसों के वैशिष्ट लिखा हुआ है, भौतिक संगठन एवं ऋतु लिखी हुई है सारी। इस तरीके से जब आप चीज़ों को प्रिपेयर करते हो ना, आपको खुद में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता है ना कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। ये भैंसज्य कल्पना के नोट्स हैं जो हमारे जो हम जब क्लासेस करते थे अपनी, तो हमारे सर क्लास में ही बनाते थे। तो आपको अगर आपके पास नोट्स, क्लास वाले नोट्स अवेलेबल है ना, तो उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपने क्लास में भी पढ़ी, क्लास में उसके नोट्स भी बनाए, तो आपके मेमोरी में कम से कम उसका 50 से 60% तो है ही है। बस आपको चीज़ें रिवाइज करनी है। नोट्स यार मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। अब आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बिना नोट्स के पढ़ लेते हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो बिना नोट्स के नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं बिना नोट्स के तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है पढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अब मैं सोच रही हूँ किसी दिन अच्छे से हर जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस बारे में भी मैं डिस्कस करूँ आप लोगों से, ताकि आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो इस तरीके से कुछ आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर अभी भी किसी को कुछ समझ में नहीं आए ना, तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी चीज़ें सॉल्व कर सकूँ आप लोगों की। दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो थम्स अप दे देना वीडियो में। और अगर अभी भी कोई डाउट हो और कुछ चीज़ें और समझनी हो आपको, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो रिगार्डिंग BMS, मैं जितना भी हेल्प कर सकती हूँ मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो कमेंट कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे DM कर देना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।